हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड जोहार। सहायक आचार 6 to 8 इंग्लिश का जो पेपर है उससे संबंधित हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोगों ने नॉवेल वाला पोर्शन पूरा किया था। जैसा कि आप सभी इस बात से भली भांति अवगत हैं, परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी गई है। 23 से 6 to 8 का परीक्षा होनी है। तो अब हम थोड़ा सा अपनी तेज़ी को बढ़ाएंगे और आज की जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं इसमें हम पूरा ड्रामा वाला सेक्शन जो प्ले है उन चारों प्लेज से जो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपके सामने लेकर आए हैं। तो आने वाली वीडियोज में भी हम ऐसे ही कवर करेंगे। अब एक बार में पूरा जैसे नॉवेल पूरा हो चुका है, ड्रामा को हम आज कवर कर लेंगे, उसके बाद पोइट्री को कवर कर लेंगे, 9 पोइट्रीज है, उसके बाद एसेज हैं, उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को पूरा करते चले जाएंगे तो हमारी तैयारी भी पुख्ता होती चली जाएगी, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, खास करके जो प्लेज है, क्योंकि प्लेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना। तो उससे हम जो सवाल बन सकते हैं, जो प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और स्टडी फॉर गोल्स पर यदि आप नए हैं तो इससे आप जुड़ जाइए। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप इंग्लिश का आपके पास आपने इंग्लिश विषय का चयन किया है 6 to 8 में भाषा के शिक्षक के रूप में, तो हमारे स्टडी फॉर गोल्स के ऐप्स पर आपको 15 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे इंग्लिश का, बेहतरीन मॉक टेस्ट। तो आप इसको खरीद सकते हैं, है ना। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर में जाके स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड करके आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और मेरी एक व्यक्तिगत राय मानिए कि कोई भी परीक्षा हो उससे पहले मॉक टेस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण फेज या स्टेप होता है, एंड दैट इज द स्टेप विच विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट स्टेज इन व्हाट स्टेज योर प्रिपरेशन इज ऑन। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मॉक टेस्ट, जिससे आपकी तैयारी की एक पूरा अंदाजा लगता है ना। तो आप जरूर लगाइए और अच्छे मॉक टेस्ट बनाएंगे। चलिए पहला सवाल हमारे सामने है। मैंने सब नॉवेल सब प्ले से लगभग 10 क्वेश्चन उठाए हैं, तो वी विल हैव ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस एंड दिस 40 क्वेश्चन विल बी वेरी वैल्यूबल एंड आई थिंक फ्रूटफुल फॉर यू फॉर द कमिंग एग्जामिनेशंस। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है टेम्पेस्ट से। हु इज द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान इन द टेम्पेस्ट। इसमें कह रहा है कि कौन जो है मिलान, जानते होंगे आपकी जो टेम्पेस्ट स्टोरी है उसकी जो सेटिंग है, ऐसे तो वो आइलैंड में सेट है, लेकिन जो ड्यूक है वो कहाँ का ड्यूक रहता है। ड्यूक अर्थात राजा, ड्यूक इज किंग। ओके, किंग। ओके, थोड़ा सा पेन का हम वो कर लेते हैं। हाँ, तो किंग एंड राइटफुल मीन्स योग्य कह सकते हैं, या फिर विच इज मतलब कि डिजर्विंग कह सकते हैं। वो कौन था? तो मिलान इज अ सिटी विच इज लोकेटेड इन इटाली। ओके, तो कह रहे हैं कि हु इज द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट जो ड्रामा है, प्ले है, उसमें आपका कौन राइटफुल किंग है? तो एंटोनियो, नो, ही हैज असर्प्ड हिज ब्रदर, है ना। उसको तो उसने बेदखल कर दिया है पावर से, है ना। तो फर्दिनांड नहीं, प्रोस्पेरो गोंजोलो। तो प्रोस्पेरो राइटफुल किंग होता है, लेकिन एंटोनियो उसका जो भाई है उसको गलती से, धोखे से उसको उसका राज्य छीन लेता है ना। तो द प्रॉपर आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज प्रोस्पेरो। ओके, ठीक है। फर्दिनांड कुछ अलग कैरेक्टर है। फर्दिनांड कौन है? ये अलोन्सो का भाई है ना। भाई नहीं, बेटा है। अभी आएगा आगे, है ना। बेटा है, सेबेस्टियन उसका भाई है। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोस्पेरोज डॉटर। जो प्रोस्पेरो यहाँ इस पूरे ड्रामा का चीफ कैरेक्टर है, प्रोटैगोनिस्ट है, उसका पूछ रहा है कि बेटी का क्या नाम है। तो सी इज मिरांडा एंड प्रोस्पेरो इज लिविंग इन आइलैंड फॉर द 12 years with his daughter कॉल्ड मिरांडा। उसका नाम मिरांडा है ना। उसके साथ 12 वर्षों से एक आइलैंड में रह रहा है। क्यों रह रहा है? बिकॉज हिज ब्रदर हैज़ कह सकते हैं कि इलीगली उसने उसको इस तरीके से कुछ करा है कि उसको बाहर रहना पड़ रहा है ना। तो दैट इज द साइकोरस कौन है, अभी आएगा कैरेक्टर में, तो आगे हम लोग देख लेंगे, है ना। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु असर्प्ड प्रोस्पेरोज किंगडम या फिर ड्यूकडम। उसका राज को मतलब किसने बेदखल करता है पावर से, राजा से, है ना। ड्यूकडम इज किंगशिप कह सकते हैं इसको, है ना।
उसके जो राजपाट से कौन उसको बेदखल करता है, किंगशिप, है ना। तो इसमें कौन होगा, तो द कैरेक्टर इज एंटोनियो, ही इज द ब्रदर ऑफ प्रॉस्पेरो, है ना। तो एंटोनियो होता है, वो उसको पावर से बेदखल करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। जहां बताने की जरूरत होगी कुछ तो मैं जरूर बताऊंगा। हाउ डिड प्रोस्पिरो एंड मिरांडा कम टू बी ऑन द आइलैंड, वो सब कैसे आते हैं, क्या ऐसी घटना होती है ना, किस तरीके से आते हैं, वो कुल मिला के वो प्रोसेस पूछ रहा है। तो उसका सीधा सा आंसर है कि दे वर वेनिस्ड एंड सेट अ ड्रिफ्ट, तो वो एक मैजिकल कहिए कि प्रोसेस के थ्रू वहां पर पहुंचते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, हु इज एरियल, एरियल जो है इस पूरे ड्रामा में कौन है। तो इसका ऑप्शन देखिए, क्या प्रोस्पिरोज ब्रदर है, वो प्रोस्पिरो का ब्रदर है, स्प्रिट सर्वेंट ऑफ प्रोस्पिरो, और नोबल मैन फ्रॉम नेपलीज, नथिंग लाइक दैट, और वीज लिविंग ऑन द आइलैंड। ये है एक स्प्रिट सर्वेंट है ऑफ प्रोस्पिरो, प्रोस्पिरो का एक कहिए कि गुलाम है, और वो एक तरीके का स्पिरिट भी है, कोई इस तरीके का ह्यूमन काइंड नहीं है ना, वो एक तरीके की आत्मा है वो, है ना। बट वो गुलाम है किसका, प्रोस्पिरो का है। अब क्यों है, क्योंकि जिस आइलैंड में और आ रहा वहाँ की जो कहिए कि महारानी थी साइकोरैक्स, उसका दास, उसकी दास समझिए कि दास है ये एरियल, जो उसकी दास से था और उससे छुटकारा पाया, तो अब जो है वह प्रोस्पिरो का गुलामी कर रही है ना। तो इस तरीके का स्टोरी है इसमें। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच कैरेक्टर इज द किंग ऑफ नेपलीज, जो किंग ऑफ नेपलीज एक अलग राज्य का यहाँ जिक्र आता है, वो कौन है, तो ही इज अलांसो, है ना। अलांसो है, अलांसो का बेटा फर्दिनांद है, फर्दिनांद इज द सन ऑफ अलांसो, है ना। ये कैरेक्टर वगैरह भी याद रखिए। सेबेस्टियन इज द ब्रदर है ये किसका, अलांसो का ब्रदर है ना। गोंजोलो कौन है, ये अलांसो का एडवाइजर है ना, एक तरीके का एक नोबल मैन है उसका। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट टास्क इज कैलिबान प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ ऑन द आइलैंड। अब कैलिबान कौन है, तो कैलिबान उसी आइलैंड जो है, उस आइलैंड में जो रह रहा है, तो उसमें साइकोरक्स थी उसकी रानी, तो साइकोरक्स से जादू सीखने के बाद प्रोस्पिरो उसको मार देता है ना। तो जो ये कैलिबान है वो एक तरीके का बिस्ट काइंड या फिर सैवेज काइंड ऑफ बीइंग है, जो कि आधा ह्यूमन और आधा ये कह सकते हैं कि वो एनिमल काइंड ऑफ बीइंग है। तो उसको उसके बारे में कह रहा है कि वो कौन है, तो वो साइकोरक्स जो थी उसका बेटा है ना। अब इसमें सवाल क्या है, तो उसका टास्क क्या देता है प्रोस्पिरो, जो उसमें उस आइलैंड में रह रहा है, उसको काम क्या देता है, तो प्राइमरीली वो तो ऐसे गुलाम है, बट उसको जो काम देता है लगभग सब काम करता है, बट प्राइमरली ही कलेक्ट्स द वुड, और द सूखी लकड़ियाँ उसके लिए इकट्ठा करता है ना। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज मिरांडा फर्स्ट थिंक व्हेन शी सीज फर्दिनांद। देखिए मिरांडा के साथ एक अजीब स्टोरी यह है कि मिरांडा जो है वो प्रोस्पिरो की बेटी है, और वह 12 साल से उसने अपने पिता के सिवाय किसी दूसरे पुरुष को देखा ही नहीं है, किसी दूसरे जीव को देखा ही नहीं है ना। तो जब पहली बार किसी व्यक्ति को देखती है तो एकदम स्तब्ध रह जाती है। सो द आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, and in the option number D that he is the most handsome man she has ever seen। तो जब देखती है तो उसको लगता है कि दुनिया में इससे खूबसूरत और कोई बाहर कह सकते प्रिंस तो है ही नहीं, तो सच काइंड ऑफ फीलिंग सी हैज। फॉर क्या नाम है उसका, फर्दिनांद। आगे देखिए, हाउ डज प्रोस्पिरो कंट्रोल एरियल एंड अदर स्पिरिट्स, जो उसके अदर एरियल उसका गुलाम है और कैलिबान है ना, तो इन लोगों को कंट्रोल कैसे करता है, तो उसकी जादुई शक्तियों की वजह से करता है। द फर्स्ट आंसर शुड बी द करेक्ट वन, थ्रू मैजिक बुक्स एंड चार्म्स, जो उसके पास मैजिक किताबें हैं और उसके थ्रू जो उसको ज्ञान है उसके थ्रू उनको कंट्रोल करता है। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज प्रोस्पिरो डू एट द एंड ऑफ द प्ले, जो प्ले है जब वो समाप्ति में होती है तो वो क्या करता है, ही रिनाउंसेस हिज मैजिक, क्या वो अपना मैजिक छोड़ देता है, he becomes king of the island, ऐसा है क्या, he dies,
ही मैरीज मिरांडा टू केलेवान, नथिंग लाइक दैट। मिरांडा से कैसे कर सकता है? मिरांडा तो एक समझिए कि राजकुमारी है, एक तरह राजकुमारी तो नहीं भी, फिर भी एक सभ्य वो है और उनका अलग ही मसला है ना। और केलिबान एक बिस्ट है, एकदम सैवेज और एक अनसिविलाइज्ड कह सकते हैं कि एनिमल के रूप में इसको प्रेजेंट किया गया है। तो एट द एंड ऑफ द प्ले ही अनाउंसेज हिज मैजिक। ऑप्शन नंबर सही जो है वो ए है। देखिए इसमें एक बात और बताना जरूरी है, जो कि ये शेक्सपियर का लगभग लास्ट प्लेज में से में माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि दिस सिम्बोलाइजेज द शेक्सपियर्स फेयरवेल फ्रॉम द ड्रामा और द फेयरवेल फ्रॉम द थिएटर और द कह सकते हैं कि राइटिंग्स। वो जिस अपने आप को एक तरीके से बायोग्राफी के टाइप से शेक्सपियर ने लिखा है कि उसने जिस तरीके से प्रॉस्पेरो इस ड्रामा के अंत में मैजिक छोड़ देता है, जादू छोड़ देता है, उसी तरीके से उसे लिखना बंद कर देता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल कह सकते हैं कि कंटेंट है इसमें, ऐसा मतलब क्रिटिक्स बताते हैं। What does Faustus decide? देखिए अब डॉक्टर फॉस्टस पर आ गए हैं ना, डॉक्टर फॉस्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लोवी। तो क्रिस्टोफर मार्लोवी के बारे में एक चीज़ और समझ लीजिए कि क्रिस्टोफर मार्लोवी और शेक्सपियर एक दूसरे के समकालीन है ना, कंटेम्परेरी है। अब इनमें और इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो क्रिस्टोफर मार्लोवी का जो राइटिंग्स है उसका बहुत हद तक इम्पैक्ट आपको शेक्सपियर के ड्रामाज में, प्लेज में देखने को मिल जाएंगे। जैसे डॉक्टर फॉस्टस ही है तो आप उसमें देखिएगा क्या है, उसमें एक तरीके का इनऑर्डिनेट एम्बिशंस को दिखाया है। उसी तरीके से आप जैसे शेक्सपियर्स के जब प्लेज में जाएंगे तो जैसे मैकबेथ है या फिर बाकी जो उनके देखेंगे तो उसमें भी एक देखिएगा इस तरीके का है, मतलब जो थीम है उसका जो एक मैसेज है वो मैच करता है मार्लोवी से, है ना। तो बहुत हद तक मार्लो जो शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर है, ही इज इंस्पायर्ड विथ क्रिस्टोफर मार्लोवी। हाँ देखते हैं अब हम डॉक्टर फॉस्टस पर। व्हाट डज फॉस्टस डिसाइड टू स्टडी आफ्टर ग्रोइंग डिससेटिस्फाइड विद द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। देखिए ये जो स्टोरी है जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया, ये जो डॉक्टर फॉस्टस स्टोरी है उसमें देखिए डॉक्टर फॉस्टस सभी तरह के ज्ञान गुण से एकदम परिपूर्ण हो जाता है। हिस्ट्री, आर्ट, फिलोसफी, साइंसेस सबको पढ़ चुका है। अब उसके लिए वो एक तब भी वो डिससेटिस्फाइड है, उसको चाहिए, कहता है कि अब मुझे और कुछ ऐसा बताओ जिसे मैं पढ़ सकूं, है ना। तो उसके बाद वो निक्रोमेंसी सीखना चाहता है। निक्रोमेंसी इज ए काइंड ऑफ काला जादू समझ लीजिए, ए काइंड ऑफ समझ लीजिए जादू ही समझ लीजिए एक तरीके का। तो नेक्रोमेंसी इज रिलेटेड विद काला जादू, है ना। तो निक्रोमेंसी सीखना चाहता है। हाँ, ही डज नॉट वांट टू लिमिट हिज नॉलेज, है ना। वो चाहता है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानवान व्यक्ति बने। तो ये है स्टोरी। देखिए अगला क्वेश्चन, हु आर वेल्डेस या वेल्ड्स पढ़िए, हु आर वेल्ड्स एंड कॉर्नेलियस इन डॉक्टर फॉस्टस। जो दो कैरेक्टर हैं ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं? फॉस्टस ब्रदर है, नथिंग मैजिशियन हु टीच फॉस्टस द डार्क आर्ट्स। तो यस, दे आर द कह सकते हैं कि दे आर द नोबल मैन हु टीचेस फॉस्टस द मैजिक, द ब्लैक आर्ट, है ना। तो ये रोल प्ले करते हैं दोनों, वेल्ड्स एंड कॉर्नेलियस। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिमन फॉस्टस कंजर्स एंड मेक्स अ पैक्ट विथ। उस डिमन उस राक्षस का क्या नाम है जिसके साथ वो समझौता करता है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिमन फॉस्टस कंजर्स एंड मेक्स अ पैक्ट, उसके साथ संधि करता है और जिसको वो अपनी जादुई शक्तियों से अपने पास बुलाता है ना। तो हिज नेम वाज मीफिस्टोफिलिस। हाँ, मेफिस्टोफेलिस उसका नाम है। मेफिस्टोफिलिस कौन है? यह स्वर्ग की रानी, मेरे ख्याल से नहीं, अभी आएगा उसका सेंस। मेफिस्टोफेलिस कौन है? लूसीफर है, लूसीफर का दास है ना, लूसीफर का दास है। ठीक, ये है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What does Faustus offer in exchange for 24 years of service from Mephistopheles? देखिए इसमें क्या होता है कि जब उसकी नॉलेज का मतलब वो सब कुछ जानने के बाद भी असंतुष्ट रहता है ना। और उसका जो दास है किसका, डॉक्टर फॉस्टस का, वैगनर, वो अभी इसको ब्लैक जादू भी सिखाता है, लेकिन कहता है कि जो वो हैं क्या नाम है, लूसीफर
अभी भी उससे ज़्यादा ज्ञानवान और वो उसको ज़्यादा ज्ञान है अभी काला जादू के बारे में या फिर स्वर्ग के बारे में, इन सब मुद्दों पर उसको ज़्यादा ज्ञान है ना। तो इसको इस तरह का नॉलेज के प्रति एक तरीके का एम्बिशन, इतना एम्बिशियस हो जाता है, इतना उसमें आसक्ति है कि ज्ञान या समझिए कि अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, कि वह अपनी आत्मा को भी वो बेच देता है 24 साल के लिए कि मुझे वो उससे ज्ञान लेना है, मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर बुद्धिमान, ताकतवर इन द सेंस ऑफ नॉलेज बनना है ना। तो what does Faustus offers in exchange of 24 years of service from Mephistopheles? तो क्या करता है, क्या ऑफर करता है? तो ये अपनी आत्मा ही बेच देता है, वो अपनी सोल को ही वो रख देता है किसके सामने? जो मेफिस्टोफिलिस है उसको वो दे देता है, किसके लिए? लूसीफर के लिए, है ना। देखिए 15 हु इज द रूलर ऑफ हेल दैट फास्टस अल्टीमेटली प्लेजेज हिज एलिजियंस टू? तो कौन है? बेल्जीबब है, मेस्टिफुलस है, शैतान है, या फिर लूसीफर है? तो वही है जो हेल की जो रानी है, दैट इज लूसीफर, है ना। तो वो कौन है? लूसीफर ही है ना। यस, लूसीफर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। यस, द अगेन I am again emphasizing on the importance of mock test in any exam. So if you are preparing for the Sahayak Achar 6 to 8, then definitely you should go for the mock test, and Study for Goals is providing a very good mock test for you. You must you can purchase that one and can avail the advantage of that. Yes, 16th number question. In the play what does Faustus want from Helen of Troy? जो हेलेन ऑफ ट्रॉय है उससे वो किस तरह का उम्मीद रखता है? हर विजडम, हर लव, हर ब्यूटी, हर किंगडम। भाई उसको इन सबों से नहीं है, उसके पास सब कुछ है। ही जस्ट वांट्स हर विजडम, उसको उससे उसकी विवेक चाहिए, उससे उसकी बुद्धिमत्ता चाहिए, है ना। गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन 17. What recurring advice do the good angel and the bad angel give Faustus throughout the play? ये जो गुड एंजल है और जो बैड एंजल है वो किस तरह का उसको संदेश देती हैं, एडवाइस देती है, सलाह देती हैं? द गुड एंजल अर्जेज रिपेंटेंस, द बैड एंजल encourages him to continue his dark practices. Both urges him to seek knowledge. The good angel urge him to seek wealth. The bad नहीं, ये सब में कुछ है नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर ये सही है, आई थिंक द फर्स्ट वन। यस, द गुड एंजल। देखिए बीच बीच में वो प्रकट होती रहती हैं द गुड एंजल और बैड एंजल। ये एक तरीके से दिखाता है आपका जो मन और दिल और मन कहते हैं ना कई बार कि आपकी आत्मा कुछ और कह रही है, आप कर कुछ और रहे हैं। यदि हम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं तो एक साइड हमारा जो मन का हिस्सा होता है वो हमको सलाह दे रहा होता है कि समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, है ना। हम गलत कर रहे होते बट ए corner of mind suggests us that something bad is happening, है ना। तो इसमें देखिए बैड एंजल और गुड एंजल यही दो काम है। दरअसल जब ये जादू टोना सीखने लग जाता है ना, और ये माल प्रैक्टिसेस एक तरीके से करने लग जाता है डॉक्टर फास्टस, तो उसके सामने ये बैड एंजल और गुड एंजल प्रकट होते हैं। गुड एंजल क्या है? गुड एंजल उसको अच्छी सलाह देते हैं, अर्जिस रिपेंटेंस, उनको उसकी जो गलती तुम कर रहे हो उसके लिए अभी माफ़ी मांग लो तो अभी भी तुम बच जाओगे, अब भी तुमको संभलने का मौका है। बैड एंजल हमेशा उसको इंस्टिगेट करते हैं, उनको डिमोटिवेट नहीं करते हैं, उसको गलत काम के लिए हमेशा उसको इनकरेज करते हैं, ना। तो ये एक तरीके से सिंबॉलिक है ये दोनों कैरेक्टर, ये ह्यूमन माइंड के ये दो अच्छे और बुरे हिस्सों का ही समझिए कि सिंबलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18. व्हाट इज द फेट ऑफ फास्टस एट द एंड ऑफ द प्ले? उसकी किस्मत की क्या दशा होती है एट द एंड ऑफ द प्ले? आखिर में क्या होता है? ही इज सेव्ड बाय गॉड, क्या वो बच जाता है? नहीं, ही इज सेव्ड नहीं बचता है। ही बिकम इमोर्टल, वो नश्वर हो जाता है, ऐसा भी नहीं। ही इज ड्रैग टू हेल बाय डिमंस। यस, उसको आखिर में मेफिस्टोफेलिस घसीट कर ले जाता है, कहाँ? हेल, नरक। कहाँ? हेल की रानी लूसीफर के पास, क्योंकि ही हैज done a treaty with him that he will give him soul instead of getting the art of black magic, है ना। तो ये बात है। अब ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ह्यूमन माइंड और ह्यूमन कह सकते हैं कि एक तरीके की पूरी
ऐसा तो लगता है कि मानव जीवन में जिस तरह की घटनाएं होती हैं आप इसको पूरा समझ सकते हैं डॉक्टर फास्टस। इसलिए इस जो पूरा वो है प्ले है उसका नाम है अ ट्रेजिक लाइफ एंड हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस, है ना। तो उसकी बहुत, जैसे आदमी बुरे कर्मों में जब फंस जाता है तो कैसे उलझ कर ही रह जाता है जीवन भर, वो बाद में कई बार उसके दिमाग में आता भी है कि मैं रिपेंट कर लूँ, मैं अपना गिल्ट को स्वीकार कर लूँ और वो कर लूँ, लेकिन फिर उसको अब चूंकि वो पैक्ट कर चुका है मेफिस्टोफेलिस से और लूसीफर्स, तो बीच बीच में वो सब उसको इंस्टिगेट करते रह जाते हैं, तो कभी भी वो फिर नहीं रिपेंड कर पाता और फिर फंसता ही चला जाता है, धंसता ही चला जाता है आगे। व्हाट डज फास्टस यूज हिज न्यू फाउंड पावर्स फॉर इनिशियली, शुरू में उसको क्या करता है, टू बिकम वेल्दी, टू क्योर डिजीजेज, टू प्ले प्रैक्टिकल जोक्स एंड समन इल्यूजन्स, टू वेज वॉर। नहीं, तो जब शुरू में जब वो ब्लैक म्यूजिक सीखता है तो उसके लिए वो क्या करता है, वो करता है टू प्ले प्रैक्टिकल जोक्स एंड समन इल्यूजन, किसी के सर में वो सिंह उगा देता है ना, किसी को गायब कर देता है, किसी को अंगूर दे देता है, तो ये काइंड ऑफ वो थिंग्स करता है, लोगों को एंटरटेन करता है। टिल द एंड ऑफ द प्ले ही इज डूइंग द सेम थिंग, है ना, और राजाओं के दरबारों में जाके एक तरीके से करिश्मा करता रहता है। Which historical figure does Faustus summons to impress Emperor Charles V? वो किस ऐतिहासिक चरित्र को वह बुलाता है ना, अपने राजा जो किंग चार्ल्स फिफ्थ है उसके सामने वो किस हिस्टोरिकल पात्र को बुलाता है, तो हेज अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना, सिकंदर महान को वो बुलाता है ना। याद रखिएगा कि इस जो ये प्ले है इसमें कौन हिस्टोरिकल फिगर की बात की गई है, तो नन अदर देन डॉक्टर कह रहे हैं भाई अलेक्जेंडर द ग्रेट। 21 number question, who is the main protagonist in Final Solution? We are moving to the next play, that is Final Solution, written by the Mahesh Dattani, and this play is based on the communalism and हम कह सकते हैं कि जैसे भारत में एक सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, वो कोई सॉल्यूशन नहीं बताते दत्तानी, लेकिन एक आपके पास पिक्चर रख कर देते हैं, दोनों पक्षों की अपनी अपनी कह सकते हैं बहसें हैं, अपनी अपनी पक्ष हैं, तो उनके बारे में इस पूरी नॉवेल इस प्ले में बात कही गई है। देखिए पहला क्वेश्चन, हु इज़ द मेन प्रोटैगोनिस्ट इन द फाइनल सॉल्यूशन। ऐसा तो मेन प्रोटैगोनिस्ट की बात क्या ही कहा जाए, लेकिन इफ़ वी हैव टू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन देन वी शुड गो फॉर द रमणीक गांधी। रमणीक गांधी, इसी के घर से ही समझे कि एक घर में ही पूरी कहानी है एक तरीके से, और उसी से दोनों तरह के पक्ष की बात की जाती है। दक्षा एंड हार्दिका इज द सेम कैरेक्टर, है ना, दक्षा और हार्दिका एक ही है ना, एक ही व्यक्ति का नाम है, दो नाम है ना। रमणीक गांधी और जावेद एक अलग कैरेक्टर है, अभी आगे आएगा तो और समझ आएगा। अगला देखिए 22 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। इसकी अगर हम थीम पर बात कर लें तो क्या हो सकता है, लव एंड बिट्रायल, ऐसा बिल्कुल नहीं भाई। कम्युनल टेंशन एंड हार्मनी, बिल्कुल यही है कि ये कम्युनल टेंशन जो है खास करके हमारा इंडिया और पाकिस्तान के डिवीज़न के बाद से, चूँकि अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो स्टोरी में यही होता है कि हार्दिका और या दक्षा कह लें, वो अपनी डायरी में वो लिखती रहती है उसी 1948 के बाद की जो घटनाएं होती हैं आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाक, है ना। उसके बाद जो कम्युनल राइट्स और कम्युनल एक तरीके से टेंशन इंडिया में होते रहते हैं, तो उस सेंसिटिव इशू को इस पूरे प्ले में एक तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है ना। तो इसका जो आंसर होगा कम्युनल टेंशन एंड हार्मनी होगा, है ना। देखिए 23rd क्वेश्चन, व्हिच एरा इज द प्ले फाइनल सॉल्यूशन प्राइमरीली सेट। तो 1940s, 1960s, 1980s, 1990s। देखिए ये प्ले का एक छोटा सा हिस्सा आपको जरूर मिल जाएगा 1948 में, लेकिन जब ये प्ले लिखी जा रही है और जो इसका सेटिंग्स है जहाँ पर ये पूरी गाथा कही जा रही है, तो दैट एरा इज 1990s, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द कैरेक्टर हार्दिका सिंबलाइज इन द प्ले। वो किस तरह का एक चरित्र को यहाँ पेश करती है, तो किस तरीके का होप, मॉडर्निटी, द बर्डन ऑफ द पास्ट एंड जस्टिस। तो शी सिंबलाइजेज द बर्डन ऑफ द पास्ट बिकॉज शी थिंक्स दैट व्हेन शी वाज यंग, जब वो जवान थी
तो 1948 की याद करते हैं और उस समय उसके किसी रिलेटिव्स को मार दिया गया था, तो सी इज़ बर्डन विथ पास्ट, है ना, तो इसलिए उसका जो नज़रिया है मुसलमानों को देखने के प्रति सी इज़ क्वाइट ऑर्थोडॉक्स, है ना। What is the significance of the character Daksha and Hardika in the play? What is the significance of the character Daksha or Hardika होना चाहिए in the play? They represent the same person in the different timelines. They are mother and daughter. They are unrelated character. They are symbolic representation of different ideologies, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दे आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज, ये हो जाएगा। दक्षा और हार्दिका इन द प्ले, मेरे ख्याल से इसमें दक्षा और हार्दिका एक ही व्यक्ति का नाम है। दे आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज, मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ मिस्टेक सा लग रहा है, बट आई थिंक द क्वेश्चन हैज़ इटसेल्फ सम मिस्टेक्स। दक्षा के जगह में, सॉरी, अगर हम चूँकि ऑप्शन जैसे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा सा आंसर जो है डी होगा, बट दक्षा के जगह में स्मिता होना चाहिए। स्मिता इसके ख्यालों में अब बदलाव है, तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज द प्ले एड्रेस द इशू ऑफ कम्युनलिज्म? हाउ डज द प्ले एड्रेस द इशू ऑफ कम्युनलिज्म? तो ये कम्युनलिज्म को किस तरह से एड्रेस करता है? थ्रू हिस्टोरिकल रिकाउंटिंग, क्या ये ऐतिहासिक जो स्टोरी है उसको फिर से दोहरा कर, बाय डिपिक्टिंग अ सिंगल फैमिली स्ट्रगल, थ्रू थर्ड है थ्रू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज एंड बाय इग्नोरिंग इट कम्प्लीटली। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाय डिपिक्टिंग अ सिंगल फैमिली स्ट्रगल, एक ही परिवार की कहानियों के थ्रू पूरी इस कम्युनलिज्म की स्टोरी को समझने की कोशिश की गई है। 27 क्वेश्चन देखिए, which character represent the younger generation in the play? तो हार्दिका एंड रमनिक, जावेद एंड बॉबी, दक्षा एंड अरुणा एंड क्या हो सकता है इसका? जावेद। इसका जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन ये बेहतर और ऑप्शन हो सकता था इसके जगह में अगर स्मिता होता, है ना, स्मिता एंड बॉबी। हालांकि ये भी सही है, नथिंग रॉन्ग, है ना। ये दोनों क्या करें, यंगर जनरेशन को ये सब वो कर सकते हैं। बॉबी इज ऑल्सो फ्रॉम यंगर जनरेशन, बट स्मिता इज द यंगेस्ट जनरेशन, पर्टिकुलरली इन द रमनिक फैमिली, है ना। 28 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ द मॉब इन फाइनल सॉल्यूशन? मॉब कहते हैं क्राउड ऑफ पीपल, है ना, लोगों की भीड़, पर्टिकुलरली जब कोई ऐसी भीड़ मॉब को मॉब कहते हैं जो कुछ हिंसात्मक जनरली हो जाती है, दैट बिकम राइटस, है ना, वो थोड़ा सा हिंसात्मक हो जाते हैं, वायलेंस क्रिएट करते हैं, उनको मॉब कहते हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द मॉब इन द फाइनल सॉल्यूशन? दे सर्व अ बैकग्राउंड कैरेक्टर्स विदाउट डायलॉग, दे सिंबलाइज कम्युनल हैट्रेड एंड सोसाइटल प्रेशर, दे प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ, they help the protagonist find solution, nothing like that. So the answer is they symbolize communal hatred and societal pressures, है ना, तो ये इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 29 देखिए, which character in the play tries to bridge the gap between communities? कौन ऐसा कैरेक्टर है जो कि चाहता है थोड़ा कि दोनों कम्युनिटीज के बीच थोड़ा हारमोनी हो, थोड़ा बैलेंस हो, पीस क्रिएट हो? सो दैट कैरेक्टर इज बॉबी। बॉबी थोड़ा उस तरीके का कैरेक्टर है जो थोड़ा रेडिकल है ना, तो बॉबी। एंड स्मिता ऑल्सो, स्मिता इज ऑल्सो वेरी रेडिकल एंड दे बिलोंग टू यंगर जनरेशन एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द टाइटल फाइनल सॉल्यूशन सिग्निफाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्ले? क्या वो सिग्निफाई कर रहा है? द अल्टीमेट रिजोल्यूशन ऑफ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, the end of communal tensions, the search for peaceful existence amid communal strife, a historical reference। तो क्या ये सिग्निफाई करता होगा? the end of communal tensions, the ultimate resolution of a family conflict, the search for a peaceful coexistence amidst communal strife, that should be the option number C। ये इसी को कहता है कि कोई एक ऐसी
शांतिपूर्ण सह अस्तित्व वाला एक ऐसा समाज या फिर ऐसा एक संप्रदाय हम बनाने की कोशिश करें, है ना। आगे देखते हैं 31, हु इज द प्ले राइट ऑफ हयावदना। अब हम अगले लास्ट हयावदना लास्ट होगा, हाँ 31 में आ गया ना, हाँ तो लास्ट जो प्ले हमारे पास है हयावदना उससे अब आ रहे हैं, है ना। तो हु इज द प्ले राइट ऑफ हयावदना, हयावदना की जो प्ले राइट है वो कौन है। प्ले राइटर नहीं होता, ध्यान रखना ही, इसमें प्ले राइट ही होता है। सो दैट इज गिरीश कर्नाड, एज यू नो ही इज द एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड इवन प्ले राइट, है ना, तो एवरीथिंग ही इज गिरीश कर्नाड। अगला देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ हयावदना। हयावदना जो प्ले है उसका सेंट्रल, केंद्रीय कह सकते हैं कि संदेश, मैसेज क्या है। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, नहीं ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी आपका उसमें था, जो नॉवेल था आपका ना उसमें, द पेंटर ऑफ साइंस। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, द सर्च फॉर कंप्लीटनेस एंड आइडेंटिटी, यस द सर्च फॉर कंप्लीटनेस एंड आइडेंटिटी ही इसका मुख्य थीम है, केंद्रीय थीम है कहिए। 33, विच मिथोलॉजिकल स्टोरीज हयावदना बेस्ड ऑन, कौन सा पौराणिक कथा पर यह आधारित है। द स्टोरी ऑफ सावित्री एंड सत्यावन, ऐसा है। स्टोरी ऑफ नाला एंड दमयंती, द स्टोरी ऑफ द हेड ट्रांसप्लांट फ्रॉम कथा सागर, द स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड राधा, नहीं तो ये स्टोरी है द स्टोरी ऑफ द हेड ट्रांसप्लांट फ्रॉम कथा सरित सागर। इसमें एक व्यक्ति का नाम आता है थॉमस मान, यदि मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो थॉमस मान ने एक किताब लिखी थी द हेड ट्रांसपोज्ड, ऐसे करके कुछ, मुझे ठीक से याद नहीं, द हेड ट्रांसपोर्ट, है ना। वो जो थी वो बेस्ड थी ये कथा सरित सागर से, है ना। और थॉमस मान की जो वो किताब है द हेड ट्रांसपोज्ड समथिंग, उससे यह द गिरीश कर्नाड इंस्पायर्ड थे और उसने फिर ये प्ले लिखी, द क्या है हयावदना, है ना, ये बात हुई। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु आर द मेन कैरेक्टर इन हयावदना। हयावदना में कौन कौन मुख्य पात्र हैं। तो देवदत्ता, पद्मिनी, कपिला, राम, सीता, लक्ष्मण, शकुंतला, दुष्यंत, कान्वा एंड हरिश्चंद्र, तारामती। अरे भाई ये तो एकदम सीधा सीधा है, देवदत्त, पद्मिनी और कपिला इसके मुख्य पात्र हैं। पद्मिनी, अभी देखिए कहाँ पहुँच गए, हाँ ठीक है 37 नंबर क्वेश्चन में था ना, 36 ही था ना वो, नहीं 36 में होंगे, एक सेकेंड 35, व्हाट यूनिक फीचर डज द कैरेक्टर हयावदना है, नहीं 34 में थे शायद, हाँ ठीक 35 में आते हैं। व्हाट यूनिक फीचर डज द कैरेक्टर हयावदना हैव, कौन सा यूनिक फीचर है हयावदना में। ही हैज बॉडी ऑफ ए हॉर्स एंड द हेड ऑफ ए मैन, क्या उसका शरीर घोड़े का है और जो हेड है वह एक इंसान का है, ऐसा है। ही हैज द बॉडी ऑफ ए मैन एंड द हेड ऑफ ए हॉर्स, तो ये बात सही है। जो हयावदना है उसकी खास बात यह है कि उसका जो सर है वह घोड़े की है, लेकिन वदन जो है, शरीर जो है वह एक व्यक्ति का है, मैन का है। सो ऑप्शन नंबर बी, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए वो एक यूनिक कैरेक्टर है। व्हाट डज द कैरेक्टर पद्मिनी सिंबलाइज इन द प्ले, वो क्या सिंबलाइज करती है। ट्रेडिशनल वैल्यू, क्या हो गया भाई, हाँ क्या वो सिंबलाइज करती है। ट्रेडिशनल वैल्यूज, फेमिनाइन ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन डिजायर्स, द पावर ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस, क्या होगा इसका आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 36, तो कम्प्लीट इसमें अगर देखा जाए तो वो झूलती रहती है एक तरीके से अपने ही डिजायर्स पे। उसके दो लवर्स हैं, कपिला और देवदत्त, है ना। तो कपिला मस्कुलर बॉडी उसके पास, लेकिन देवदत्ता एक बहुत सेंसिटिव और विजडम वाला व्यक्ति है ना। तो दोनों के डिजायर्स में वो करती रहती है, कभी कपिला कभी देवदत्त, है ना। तो इस तरीके का वो कॉन्फ्लिक्ट है एक तरीके का इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। हाउ डज द प्ले हयावदना एंड, ये प्ले कैसे मतलब कि खत्म होती है। विथ द यूनियन ऑफ पद्मिनी एंड देवदत्ता, ऐसा है क्या। विथ द डेथ ऑफ कपिला, विथ हयावदना अचीविंग कंप्लीटनेस, विथ द कैरेक्टर्स फाइंडिंग स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, नहीं
तो ये जो नॉवेल ये प्ले है ये ख़त्म होती है विथ हयावदना जो कैरेक्टर है वह जब कंप्लीट होता है, अर्थात तो उसका जो सर है अभी घोड़े का पूरा बॉडी जो है उसका ह्यूमन का है, तो वो जब समाप्त हो जाता है और पूरा बॉडी उसकी हॉर्स की हो जाती है ना, पूरा हॉर्स कंप्लीटनेस कहेंगे उसको, तो कंप्लीटनेस को पा जाता है एंड देन द प्ले एंड्स। 38 वी आर मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। विच कल्चरल एलिमेंट आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्ले हयावदना। हयावदना में कौन सी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हाँ कौन से सांस्कृतिक तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो वेस्टर्न थिएट्रिकल कन्वेंशंस को शामिल किया गया है, इंडियन फोक थिएटर एंड क्लासिकल ट्रेडिशंस को, ग्रीक ट्रेजेडी, जापानीज नन थिएटर ना, ये है दरअसल इंडियन फोक थिएटर एंड क्लासिकल ट्रेडिशन का एक इनकॉर्पोरेशन है, मिक्सचर है, अमलगमेशन है। वी आर मूविंग टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। हयावदना whose head does Padmini choose to live with after the head exchange? किसके सर के साथ वह रहना पसंद करती है जब कपिला और देवदत्त दोनों सर को वो कर देते हैं ना, दोनों सर को वो काट देते हैं एक दूसरे का, है ना, तो उसके बाद वो किसके साथ रहने के लिए वो राजी होते हैं? तो the head of Devdatta and Kapila's body, the head of Kapila's and Devdatta bodies, she rejects both men, she lives alone without choosing either। तो ये है वो देवदत्ता का, अब चूंकि उसको मस्कुलर बॉडी भी मिल जाता है और देवदत्ता का ब्रेन भी मिल जाता है, तो she lives with देवदत्ता's head and the Kapila's body, है ना, तो ये बात सही हो जाता है। क्योंकि जब वो जाते हैं काली मंदिर के पास, है ना, मंदिर के पास, तो वो क्या करते हैं, दोनों अपने हेड काट देते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाता है ना। तो अब चूँकि वो पहले दोनों सब तीनों एक साथ रहते थे और जब एक्सचेंज हो जाता है तो वो देवदाता के साथ मस्कुलर बॉडी भी पाती है और एक अच्छा सुंदर पति विजडम वाला पा जाते हैं। तो दैट इज़ द स्टोरी। देखिए 40, What does the character of the Bhagwata represent in the play? भगवता कौन है इस कहानी में? भगवता इज द स्टोरी टेलर एंड नरेटर ऑफ द होल प्ले। इस पूरी कहानी का कर्ता धर्ता संहर्ता कह लीजिए वही है, वही नरेटर है ना। सो 40 नंबर क्वेश्चन। ये थे कुछ बहुत अंदर तो नहीं क्वेश्चन थे, बट कुछ ऐसे जेनेरिक क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो आपके सामने इन चारों प्लेज से थे। तो ज़रूर इन क्वेश्चंस मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, विच प्लेज टाइटल सजेस्ट द मीनिंग जो ये 4 प्लेज है इनमें से मैं बताना है कि कौन सा से प्ले है जिसका टाइटल का मतलब है हेड ऑफ अ हॉर्स एंड बॉडी ऑफ अ मैन। हाँ, तो ये कौन से प्ले के टाइटल का मतलब है? दिस क्वेश्चन फॉर यू, आंसर इन द कमेंट बॉक्स, है ना। तो ये थी आज की वीडियो। इन द कमिंग वीडियोज विल कवर द some probable and important questions from the poetry section and in the coming videos stories and essays as well, है ना। तो आज की वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं। डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, है ना, और जुड़े रहिए हमारे स्टडी फॉर गोल्स से ताकि आपको झारखंड की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी बेहतरीन तरीके से किया जा सके। अभी सरकार की तरफ से जो तैयारियां और जल्दीबाजियां दिख रही उसमें संभव है कि कुछ अच्छी चीज़ें हों और परीक्षाएं वैकेंसियां सब जल्दी से आएंगी। तो मेरे ख्याल से आप अपनी तैयारियों को में जुट जाइए। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें तो अब ठीक होनी चाहिए जिस तरीके से दिख रही हैं, तेज़ी दिख रही है और कुछ कई परीक्षाओं की तिथियाँ भी जारी कर दी है ना। चलिए तो गुड लक, यहीं आज वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।